देखो, विश्व मानव दिवस में हमने पहले अध्ययन किया विश्व मानव दिवस क्या है। फिर मानव अधिवास को दो भागों में बांटा, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। तो पहले हमने पढ़ा अस्थायी अधिवास, फिर हमने देखा स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास को का जब हमने वर्गीकरण किया तो ये दो प्रकार से देखा, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। फिर हमने पहले ग्रामीण अधिवास का अध्ययन किया। ग्रामीण अधिवास को हमने चार प्रकार से पढ़ा। पहला सघन या घोषित अधिवास, दूसरा प्रकीर्ण, तीसरा मिश्रित, चौथा पल्ली अधिवास। फिर ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप देखे हमने, तीर, सीढ़ी नुमा, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, चौपट्टी, तारे आकार का, ये ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप थे। हमने फिर उससे आगे ग्रामीण समस्याएं देखी। ग्रामीण समस्याओं के बाद हमने देखा नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवासों को हम चार प्रकार से उनको परिभाषित किया हमने। जनसंख्या का आकार, प्रशासन, व्यवसायिक संरचना, आवश्यक दशाएं, इनके आधार पर नगरीय बस्तियों को चार प्रकार से बांटा, नगर, महानगर, सन्नगर और विश्व नगर। आज हम देखेंगे नगरीय अधिवासों की समस्याएं। नगरीय अधिवासों की समस्याएं। नगरीय अधिवासों की समस्याएं। पहली, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। अधिवासों की समस्याएं। पहली समस्या, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। क्या है? नगरों के लिए एक बड़ी समस्या है। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण, शिक्षा का विकास और ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की कमी होने से युवा शक्ति रोजगार की तलाश और नौकरियों के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन करती है। इसलिए नगरीय भूमि की कीमत अत्यधिक होने से उन्हें छोटे छोटे आवासों में रहना होता है या बहुमंजिली इमारतों में रहना होता है। शहरों में सुबह और शाम को यातायात का भार बढ़ जाता है, इससे काफी समय बर्बाद होता है लोगों का, दुर्घटनाएं अधिक होती है। 1981 में 9 महानगर थे भारत में, जो बढ़कर वर्तमान में 53 हो गए हैं। 1981 में 9 महानगर थे, जो अभी कितने हैं? 53 महानगर हो गए, यानी भारत में 53 नगर 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या के अवस्थित है। और विश्व में 2005 में 438 महानगरों के स्थान पर वर्तमान में इनकी संख्या हो गई 600 से भी अधिक। 438 और वर्तमान में 600 से अधिक। महानगर कहाँ? विश्व में। तो हम देख सकते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में किस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और उस हिसाब से यहाँ पे रहने के लिए मकानों का, सीवरेज लाइन, रोड, सड़क, पानी, बिजली, इनका विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या है गंदी बस्तियों। गंदी बस्तियों की संख्या घटना नगरों में ये एक बड़ी समस्या है। पास में एक बहुमंजिली इमारत होगी और उससे जब हम सीधे क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पे दिखाई देगा हमें गंदी बस्ती या स्लम एरिया, कच्ची बस्तियां। वहां पे हमें सिर्फ एक
एक कमरे में 10 लोग 15 लोग दिखाई देंगे, यानी वह सोने के लिए भी बारी बारी से इंतजार करते हैं वह अपना अधिकतर समय रोड पे गुजारते हैं। गंदी बस्तियों में जो मुख्य सड़क होती है वो जब एंट्री होती है वहां पे तो उसकी चौड़ाई अधिक होती है और आगे जाते जाते उसकी चौड़ाई इतनी कम हो जाती है कि एक साइकिल भी नहीं गुजर सकती वहां पे अतिक्रमण की वजह से। वहां गंदी बस्तियों में समस्याएं होती है, शुद्ध पेयजल, सीवरेज लाइन, सड़क नहीं होती, गड्ढे होते हैं गहरे गहरे, उसमें गंदा पानी भरा हुआ होता है, निकासी के लिए नालियां नहीं होती। ये सभी समस्याएं नगरों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से जो व्यक्ति चाहते हैं नियमित या किसी नियोजित योजना के बगैर, उनको ये समस्याएं होती है। जैसे भारत के मुंबई शहर में हर व्यक्ति जाना चाहता है और वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है, तो वहां जाने के बाद उसे सबसे पहले रहने के लिए आवास चाहिए होता है। तो जहाँ बड़े बड़े एरियाज है वहां पे रहने के लिए क्या रेट अधिक होती है, इसलिए वह कहाँ जाते हैं, कच्ची बस्तियों की ओर पलायन करते हैं और वहां अवैध कब्जा करके रहने लगते हैं। नगरों में जनसंख्या तथा घनत्व में वृद्धि से आवास एवं उनकी कमी से गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा है। औद्योगिक और व्यापारिक महानगरों में तो एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है। मुंबई में लगभग 10% लोग गंदी बस्तियों में निवास करते हैं और 60% व्यक्ति सड़कों पर अपना गुजारा करते हैं या सड़कों पर रात गुजारते हैं। तीसरा पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण। नगरीकरण के कारण शहरों में अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है या इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। नगरीकरण या शहरों में औद्योगिक कल कारखानों से चिमनियों से निकलने वाले धुएं और परिवहन के मार्गों और संसाधनों के द्वारा निकलने वाले धुओं से अत्यधिक प्रदूषण होता है। कई शहरों, कई देशों की राजधानियों में जैसे जापान है, जापान के टोक्यो में कई बार तो कृत्रिम ऑक्सीजन लेना पड़ता है लोगों को। हो सकता है विश्व के अनेक शहरों में आगे वाले कुछ 10 वर्षों में यही हो जाए, पीछे हर व्यक्ति के एक सिलेंडर हो ऑक्सीजन का। तो इस पर्यावरण प्रदूषण से हर व्यक्ति को कोई न कोई रोग होता जा रहा है। वायु प्रदूषण से हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य तथा त्वचा संबंधित रोगों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में कुछ ही वर्षों में 2 गुना प्रदूषण हुआ है। इसकी वजह से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और रहन सहन पर भी काफी प्रभाव होता है। व्यक्ति क्या हो जाता है, इससे चिड़चिड़ा हो जाता है, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है उसका। शहरों में प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उद्योगों की चमकियों के कारण, परिवहन के कारण, और वहां पे जो ईंट भट्ठे, इनकी वजह से क्या होता जा रहा है, वायु प्रदूषण अधिक बढ़ता जा रहा है। चौथा टॉपिक है अपना अगला, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। नगरों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं का उच्च मूल्य होता है, जैसे दूध, घी, छाछ आदि रोज काम में आने वाली वस्तुओं का मूल्य, सब्जी, इनका अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि परिवहन की लागत होती है, साथ में मुनाफा जोड़ा जाता है, फिर जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनका मुनाफा जोड़ा जाता है। इस वजह से यह उन्हें अधिक मात्रा में पैसे देने होते हैं। जो वहाँ नगरीय क्षेत्रों में अधिवास करते हैं उन लोगों को सब्जी
दूध जो ग्रामीण क्षेत्र से 20 रुपए लीटर मिलता है वो शहरी क्षेत्र में लगभग 40 रुपए लीटर मिलता है। हर वस्तु पे मुनाफा होता है, उनका परिवहन की लागत होती है, इस वजह से शहरी क्षेत्रों में ये इनके दाम बढ़कर लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है अपना खाद्य पदार्थों में मिलावट। शहरों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। वह क्या होता है कि महंगा होता है जो भी वस्तु, चाय, दूध, सब्जी, तेल, आटा, सूजी, इनमें मिलावट की जाती है। घी, पनीर, तो इनमें मिलावट करने के बाद वह उसे उसी दाम में बेचते हैं, इससे उन्हें अधिक मुनाफा होता है। वह जो मिलावट करते हैं पाउडर वगैरह वह सस्ता होता है इनके मुकाबले। जैसे हम पिछले साल भारत में एक न्यूज प्रकाशित हुई थी कि 64 लाख टन दूध की खपत होती है भारत में पर डे, और भारत में उत्पादन होता है दूध सिर्फ 18 लाख टन दूध। तो इतना दूध कहाँ से आ रहा है, कितनी मिलावट हो रही है, कितना पानी मिल रहा है उसमें, या यह सिर्फ केमिकल वाला दूध होता है। अब आप लोग सोच सकते हो 18 कहाँ है और 64 कहाँ है, कितनी मिलावट करेंगे, कितना पानी मिलाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से नगरीय अधिवासों में मिलावटी वस्तुओं का हमें वहन करना होता है। जैसे हम दूसरा उदाहरण ले सरसों का, देखो अब हम सरसों का गणित समझते हैं। सरसों के तेल का गणित, 3 किलो सरसों के दानों में अधिकतम 1 किलो तेल निकल सकता है, 1 केजी तेल निकल सकता है। 3 किलो में सिर्फ 1 किलो तेल निकल सकता है। सरसों की रेट 36 रुपए माने तब भी 3 × 36 108 रुपए हो गई 3 किलो सरसों। पैकिंग चार्ज 7 रुपए, लेबर 5, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का चार्ज 3 रुपए, कंपनी मार्जिन 5 रुपए, डीलर मार्जिन 8 रुपए, टोटल कॉस्ट आ रही है 136 रुपए। यानी सबको जोड़ेंगे हम तो कितने आएंगे, 136 रुपए। टैक्स एक्स्ट्रा है, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो अलग से है। और बाजार में सरसों का तेल मिलता है 95 से 105 रुपए में। अब 136 तो ये है, और इसमें अगर 5 रुपए का भी टैक्स है गवर्नमेंट का, तो 140 रुपए का 1 लीटर तेल मिल रहा है इनके पड़ रहा है। तो ये 95 से 105 रुपए में कैसे बेच सकते हैं इसको, और ऐसा मान लो जो नुकसान करेगा। यानी ये क्या करते हैं, इसमें मिलावट करते हैं सरसों के तेल में। तो ऐसे ही दूध, घी, आटा, सभी में मिलावट की जाती है। अपराधों का बढ़ता स्तर। ग्रामीण क्षेत्र से जब कोई व्यक्ति अपनी उम्मीदें लेके शहर में जाता है, जाने के बाद जब वह अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाता है, तो वह किस में लिप्त हो जाता है, अपराधों में। अनेक सपने लेके शहर की ओर पलायन करता है व्यक्ति। जैसे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कौन करते हैं, अधिकतर पुरुष व्यक्ति पलायन करते हैं। जब उनको रोजगार करना चाहे और रोजगार प्राप्त नहीं हो, तो वह क्या करने लगते हैं, अपराध करने लगते हैं। गलत तरीके से अमीर बनने की ओर बढ़ते हैं, अपने कदम बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाने के साथ साथ पुरुषों की संख्या अधिक होती है, इससे शहरी क्षेत्र में अपहरण, दुष्कर्म, हत्या आदि घटनाएं बढ़ जाती है। पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने या शीघ्र धनवान बनने से लालच में युवा वर्ग समाज कंटकों के चक्कर में आकर थोड़े से रुपयों के खातिर अपराध करने लगते हैं। अपहरण, जेब काटना, चोरी करना, हत्या, लूट, धमकाना, ये सभी कार्य वह करने लगते हैं। इन सभी घटनाओं को हम
समाचार पत्रों, दूरदर्शन आदि पर रोज सुनते हैं। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है पर इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इस वजह से यह व्यक्ति अपराध करने की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। यह अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत तरीका मिल जाता है इनको, और मिलने के बाद ये उसी तरीके से अपना जीवन यापन करने की सोचते हैं। तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग नगरों में पाया जाता है। यानी एक तरफ तो गगनचुंबी इमारतें होती है, बड़ी बड़ी इमारतें होती है, दूसरी तरफ एक स्लम बस्ती या कच्चे घर होते हैं, अधिवास होते हैं लोगों के। इनमें असहयोग की भावना पाई जाती है, यानी सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता न देकर ये अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं शहरी। दूसरा सामाजिक असहयोग होता है, इनका किसी के प्रति सहयोग की भावना नहीं होती है इनमें। इस दूसरी तरफ कई व्यक्ति फुटपाथ पे अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य होते हैं। कई व्यक्ति वातानुकूलित घरों में अपने गर्मी के समय एसी, सर्दी के समय हीटर लगाकर आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ व्यक्ति अपना जीवन यापन सड़कों पर कर पाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति, जैसे जयपुर की बात करें, हम जयपुर में जैसे कोई व्यक्ति वैशाली नगर, स्कीम, और कोई व्यक्ति सांगानेर, ट्रांसपोर्ट नगर, इससे है तो हम क्या कहेंगे कि सी स्कीम से अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर से अच्छा, सुर ऊपर नीचे होने लगता है। यानी कि ये पोष एरिया से है, ये कमजोर एरिया से है, यानी ये गरीब है और ये अमीर है। ये भावनाएं बन जाती है लोगों की एरिया के हिसाब से भी। अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है, और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी महसूस होती है लोगों को। जब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकताएं होती है, तब वह सरकारी और जो सरकारी चिकित्सा सुविधाएं होती है वह उनके लिए कम होती है। स्वास्थ्य तो उनको मजबूरन कहाँ जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और वहाँ का वह खर्चा वहन नहीं कर पाते। इसलिए कई व्यक्तियों को सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका हम अभी उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कोरोना महामारी। इसमें भारत में या पूरे विश्व में सिर्फ कुछ देशों में चिकित्सा सुविधाएं उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सही है, और सभी देशों में जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। भारत की भी इसी प्रकार की स्थिति है। अगला टॉपिक है हमारा नगरीय कच्ची गंदी बस्तियों की समस्या एवं समाधान। ये बस्तियां देखो कहाँ पाई जाती हैं, नगरीय क्षेत्रों में, जहाँ पर कोई सरकारी भूमि खाली हो, और वह खाली भी कहाँ होती है, जैसे सड़क है, इसके किनारों पर रेलवे मार्ग है, इसके दोनों तरफ यहाँ कोई नाला है, उसके पास, तो यहाँ पे ये कच्ची बस्तियों का विकास या ये विकसित होती है वहाँ इन स्थानों पर, सड़क मार्ग, रेल मार्ग या नाले के पास, या कोई सरकारी भूमि खाली हो वहाँ पर। यह बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि के सारे विकसित अभावग्रस्त अस्थायी या स्थायी छत से बनी पट्टियां होती है, जिनमें सड़कों के नाम से 2-4 फुट
सड़क होती है, या हम यूं कहें कि मुख्य जैसे हमारी एंट्री जैसे होगी, तो यहाँ पे तो सड़क जैसे 15-20 फुट वो अंदर तक जाते जाते ये अतिक्रमण से सिकुड़ने लगती है, और एक साइकिल भी मुश्किल से गुजर पाती है इनसे, अतिक्रमण की वजह से। 2 से 4 फीट घुमावदार या ऊबड़ खाबड़ सड़क मार्ग होता है, जिसमें भी कच्ची सड़क होगी और उसमें बीच बीच में गहरे गड्ढे होंगे, उनमें गंदा पानी होगा, निकासी के लिए कोई नाली सुविधा नहीं होगी, प्रत्येक घर में शौच सुविधा नहीं होगी, शुद्ध जल का अभाव होगा, एक छोटा सा कमरा होगा जिसमें 10 से 15 व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार की समस्याएं गंदी बस्तियों में देखने को मिलती है। शुद्ध हवा, प्रकाश, इनका भी उनमें अभाव होता है। पेयजल सुविधाओं, शौच सुविधाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव पाया जाता है। यह क्षेत्र बहुत ही भीड़ भाड़ वाली पतली सकड़ी में घुमावदार गलियों और आग जैसे गंभीर खतरों के जोखिम से युक्त होता है। यहाँ के निवासी कम वेतन और जोखिमपूर्ण कार्य करने के विवश होते हैं। अल्प पोषण से निवासियों में विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना लगातार बनी रहती है। यह लोग अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा भी उन्हें मुहैया नहीं करा पाते हैं, या उनका खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। गरीबी ने शराब, अपराध, पलायन, गुंडागर्दी, नशीली दवाओं के सेवन और सामाजिक बहिष्कार की तरफ अग्रसर करती है। नगरों, महानगरों में बसे ऐसे स्थानों को स्लम या गरीब बस्तियां कहा जाता है। तो इन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों के पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इनके बच्चों को ये सुनहरा भविष्य दे, उसके लिए इनके पास उनकी शिक्षा, उनकी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, मनोरंजन आदि के लिए वहन करने के लिए खर्चा नहीं होता है। इस वजह से ये और इनके बच्चे शराबी, अपराधी, इस लिप्त या हत्या या अपहरण आदि कार्य करने लगते हैं बचपन से ही। दूसरा, ये अपने बच्चों को कच्ची बस्तियों में लोग निवास करते हैं जो व्यवस्था के कारण रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। तनाव में पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त और निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा कर बस्तियां बसा लेते हैं। इनमें एक कमरे में पूरा परिवार निवास करता है। कच्ची बस्तियों में निम्नलिखित समस्याएं उभर कर सामने आती है। जैसे एक ही कमरा होता है इनके पास, और एक ही कमरे में ये 10 से 15 लोग निवास करते हैं। यह अपना रात गुजारने के लिए या अपने सोने के लिए बारी बारी से इंतजार करते हैं। एक कमरे में ये 10-15 लोग एक साथ बैठ भी नहीं पाते हैं, इसलिए यह व्यक्ति अपना जीवन यापन अधिकतर सड़कों पर करते हैं। अब इनकी मुख्य समस्याएं हम देखते हैं। देखो समस्याएं, कच्ची बस्तियों की समस्याएं, सड़कों का अभाव, यानी यहाँ पे सड़क होती है तो भी वो क्या होती है, सकड़ी होती है बिल्कुल, या फिर उसमें गहरे गड्ढे होते हैं, या बनी हुई नहीं होती है, या बहुत कम होती है सड़कें। शुद्ध पेयजल, प्रकाश, वायु का अभाव, यहाँ पे इनको ना शुद्ध पेयजल प्राप्त होता है ना प्रकाश आ पाता है, क्योंकि पास में इनके घर होते हैं। कहीं पे बहुत 2-3 मंजिल का घर होगा, कहीं पे झोपड़ी होगी, तो इस वजह से वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता। साइड बैग नहीं छोड़े जाते हैं घरों के, यानी लाइन से घर होते हैं, अगर उनमें गैप नहीं छोड़ा जाता तो उनमें प्रकाश नहीं आ पाएगा, इसलिए साइड बैग छोड़ना होता है। शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है इनको, ऑक्सीजन, अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा, यानी ये लोग
किलोमीटर में हजारों के ऊपर होती है। इस वजह से एक ही घर में 15 से 20-30 व्यक्ति निवास करते हैं, तो इनमें संक्रमण का खतरा अधिक है। जैसे अभी कोरोना में मुंबई के धारावी में संक्रमण मिलते ही सभी को यह एहसास हुआ कि यहाँ पे संक्रमण रुकना मुश्किल है, और अभी तक वहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका संक्रमण को। तो वहाँ पे क्या है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। शौचालयों का अभाव होता है। जैसे धारावी की बात करें, धारावी में लगभग एक शौचालय में 1500 व्यक्तियों पर एक शौचालय है, यानी 1500 व्यक्तियों के लिए सिर्फ एक ही शौचालय है। उसमें सभी व्यक्ति शौच नहीं कर सकते, इसलिए वह मजबूरन बाहर जाना होता है उनको। एक शौचालय पर 1500 व्यक्ति है, तो वह सारे दिन भर भी लाइन लगा के रखे, तभी भी उनका नंबर नहीं आएगा। इस शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव, इन क्षेत्रों में विद्यालय होते हैं तो सिर्फ प्राथमिक तक होते हैं या फिर नहीं होते हैं इन क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ के जो बच्चे होते हैं वह शिक्षित रह जाते हैं। कच्चे मकान होने से आग लगने का खतरा होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी प्रकार से आग लग गई, तो कच्चे मकान होंगे तो वहाँ पे लगने का खतरा अधिक होता है। कम मजदूरी में जोखिम पूर्ण कार्य करने के लिए असुरक्षित जीवन होता है। जैसे हमने देखा होगा या पीछे पिछली साल पढ़ा होगा, या आप देख लेंगे जैसे जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, नालों की सफाई कौन करेगा? जिसकी मजबूरी होगी वह व्यक्ति सफाई करेगा। उनमें गैस के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, पेपर में आता है हर बार, तो उनकी मजबूरी होती है। इस वजह से वह ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं बगैर संसाधनों के। समाज द्वारा है दृष्टि से देखना, छोटे कम ऊंचे एवं असुरक्षित आवास, कानून एवं व्यवस्थाएं बनाए रखने की समस्याएं, यानी यहाँ पे कानून व्यवस्थाएं बहुत ही कम होती है। यहाँ पे अत्याचार किए जाते हैं, महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। जो कमजोर तबके के व्यक्ति है उनको उनके साथ इनको है दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि जैसे इनके बच्चे अगर बाहर शिक्षा ग्रहण करने जाए इस बस्ती से निकलकर किसी पोश एरिया में, और अगर ये किसी महंगे एरिया से कोई व्यक्ति या बच्चा आ रहा है और उससे उनकी दोस्ती हो जाए, तो जब ये किसी के घर खाना खाने के लिए या मिलने जाए तो इनसे पूछा जाए, दोनों से एक पोश एरिया का होगा और एक कच्ची बस्तियों का, तो जो पोश एरिया का होगा वो अपने एरिया का नाम बताते ही कि मैं सी स्कीम का हूँ, अच्छा मैं धारावी बस्ती का हूँ, अच्छा। तो ये ऐसी क्या है, समाज में समाज कंटक सोच होती है कि ये किस एरिया से है, तो उससे उसका प्रतिरूप यानी चित्र बनता है लोगों के सामने कि इसके साथ रह के अपना बच्चा बिगड़ जाएगा। ये लोग अपराधी होते हैं, अपराध करते हैं, गंदे कार्य करते हैं, ऐसी सोच बन जाती है समाज में व्यक्तियों के सामने, इनका प्रतिरूप चित्र बन जाता है कि ये ऐसे होते हैं। भले ही उसके लिए समाज जिम्मेदार हो, सरकारें जिम्मेदार हो, पर ये सोच हो जाती है लोगों की। कच्ची बस्तियों की समस्या हेतु समाधान,